नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुई धक्का मुक्की की घटना पर अब रायपुर में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियां इस घटना को लेकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। संसद से शुरू हुई सियासी लड़ाई और धक्का मुक्की अब सड़क पर उतर आई है। 11 अगस्त को सदन में हुई जिस खींचतान ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, अब उसी शर्मनाक वाकये पर रायपुर में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। जिस कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर बीजेपी ने संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हफ्ते पहले की घटना को याद कर रो पड़ी। मैं यहाँ में भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर उस घटना की भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने फूलो देवी और छाया वर्मा पर आरोप लगाने वाले छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने को कहा। सभा में छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों के साथ पुरुष पार्षदों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार मोदी सरकार की मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन को दिखाता है। उधर बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सदन में सभी को बात रखने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस सांसदों के धक्का मुक्की और मारपीट से लोकतंत्र कलंकित हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के आंसू सिर्फ दिखावे के हैं। विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये पवित्र सदन है लोकतंत्र का, जिसमें आपको आज़ादी है आपको अपने बात रखने का, अपने पार्टी का पक्ष रखने का, डिबेट करने का। ये तोड़ फोड़ के लिए, धक्का मुक्की के लिए या कोई मारपीट करे तो लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। यहाँ के 2 महिला सांसद वहाँ पर अपना व्यवहार किए, मार्शलों के साथ खींचतान किए, ये छत्तीसगढ़ की बदनामी तो है ही, लेकिन नारी जाति की भी बहुत बड़ी बदनामी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारा, नारेबाजी और पुतला दहन किया। राजनांदगांव में तो कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता पुतला दहन के दौरान झुलस भी गई। दोनों दलों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने और शर्मसार करने के आरोप लगाए, लेकिन सड़क पर इस वार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि एक हफ्ते पहले देश का उच्च सदन शर्मसार हुआ था। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए उस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। अंबिकापुर दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से जब रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि किसके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे ये समय तय करेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा मुख्य मुद्दा 2023 का चुनाव जीतना है। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर विष्णुदेव साय ने कहा कि कई प्रदेशों में भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था प्रदेश में मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, उन्हीं में से एक छोटा सा चेहरा उनका भी है। साय के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि चेहरा कोई भी हो, बीजेपी ने हमेशा छत्तीसगढ़ को छला है। बीजेपी 2023 में 14 के आंकड़े को भी छू नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है और ऐसा भी नहीं है कि आदिवासियों को बनाना ही नहीं। कई प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी बने हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी बने थे, अर्जुन मुंडा जी बने थे, आपके आसाम में सर्बानंद सोनोवाल 5 साल बढ़िया
मुख्यमंत्री का मतलब पद को सुशोभित किए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं। तो यहाँ पहले तो हम लोग को 2023 का चुनाव जीतना है। या फिर और कोई चेहरा चुनाव में सामने रहेगा, ये तो समय तय करेगा। अभी तो हम लोग को मतलब 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है और विकास हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा। विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ का भूगोल एक बार फिर बदल रहा है। मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की सीएम की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले हो गए हैं। लंबे वक्त से इन जिलों की मांग की जाती रही। जाहिर है इनकी मांग पूरी करके भूपेश सरकार ने इलाके के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि चुनाव से पहले 4 और नए जिले बनाए जाएंगे। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले मोहला, मानपुर, चौकी, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ बनाने की घोषणा की। 4 नए जिलों की घोषणा की गई। उनमें से मोहला, मानपुर, चौकी को राजनांदगांव जिले से, रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदाबाजार, भाटापारा जिले से बिलाईगढ़ तहसील को मिलाकर एक नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया जाना है। कोरिया जिले से मनेन्द्रगढ़ को अलग करके नया जिला बनाया जाना है। इसके अलावा सक्ती को जांजगीर चांपा जिले से अलग किया जाएगा। सीएम की घोषणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष सक्ती विधायक चरणदास महंत एक दिवसीय दौरे पर सक्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 4 और नए जिले बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को सलाह दिया है कि 28 जिला था, 4 बन गए, 32 हो गए और हम लोग चुनाव के पहले 4 और बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा एक आध उसमें से भी मारूं। विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान को सियासी दृष्टिकोण के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा करके भूपेश सरकार ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक पकड़ को भी मजबूत करने का काम किया है। बल्कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में भी नए जिले बनाने की घोषणा की थी। हालांकि सीएम के 4 नए जिले के ऐलान के बाद कई इलाकों से नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। भाटापारा और पत्थलगांव को जिला नहीं बनाने पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं वाड्रफ नगर और सरायपाली अंचल के लोगों को भी मायूसी हुई। निश्चित रूप से सरायपाली के विषय में सोचा जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरायपाली की जो वर्तमान राजनीति है वो अपना दबाव राज्य सरकार पर नहीं बना पाई और उस कारण से हम लोग इस महत्वपूर्ण काम से वंचित रह गए। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले नए जिलों के बनने से सुदूर अंचल के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी। इसका फायदा कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने राजनीतिक दृष्टिकोण से नए जिले बनाए हैं जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। इस तरह जिला बनाने से संतोष कम, असंतोष ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाइयों को अब छोटा बनाने का काम चल रहा है और इससे जनता को सीधा लाभ होता है, न्याय मिलता है। अफसरान सीधे जनमानस के साथ जुड़ते हैं, विकास के साथ जुड़ते हैं। आदरणीय चरण भैया ने किन जिलों के बारे में कहा है, अभी उन्होंने प्रस्ताव दे दिया है क्या? मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले समय में भी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। केवल जिला बन जाने से विकास नहीं होगा, उसमें भी संतुष्टि नहीं है, असंतुष्टि ज्यादा है। एक जिला बना, बैकुंठपुर के विधायक आपके धरने में बैठे हुए हैं। दूसरा चौकी में वहाँ पर प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है जो मानपुर मोहला बना है। इसी प्रकार के प्रदेश में ये सरकार केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से जिला बनाने का काम किया है, लोगों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से या व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से इन्होंने नहीं किया है। वैसे कभी शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और दक्षिण रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ बनाए गए थे। इन्हीं छत्तीसगढ़ के कारण छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। तो क्या अब 21वीं सदी में भी छत्तीसगढ़ के 36 जिले होंगे? इस प्रश्न का जवाब तो फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है।
लेकिन छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन, राजनीति, इतिहास, संस्कृति, भूगोल की बारीकी से जानकारी रखने वाले चरणदास महंत ने 4 और नए जिलों की बात कही है। नए जिलों के बनने के बाद छत्तीसगढ़ का भौगोलिक नक्शा भी बदल जाएगा, जिससे सियासी समीकरण बदलने के पूरे आसार हैं। ऐसे में सवाल यही है कि नए जिलों के गठन से राजनीति में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धर्मांतरण के विरोध में यात्रा शुरू की है। इस धर्मांतरण यात्रा का समापन 21 अगस्त को रायपुर में होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। यह धर्मांतरण यात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी जिलों में निकाल रहा है। कल गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में कांकेर में यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धर्मांतरण के विरोध में 5 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए शहर भ्रमण करके लोगों को जागरूक करेंगे। प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में निगरानी समिति भी बनाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि निगरानी समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में नजर रखेंगे। जैसे ही धर्मांतरण की सूचना मिलेगी, ये समिति तत्काल एक्शन में आएगी। जब से कांग्रेस सरकार बनी तब से हम वॉच कर रहे हैं लगातार कि प्रदेश में धर्मांतरण की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही है। तो क्यों ना हम सब मिलकर धर्मांतरण को रोकने के प्रयास करें। इस उद्देश्य को लेकर एक जन जागरण यात्रा पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी जिला के नेतृत्व में निकाली जाए। धर्म के जागरण के लिए सभी हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऐसा रैली सभी जगह कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मरवाही में आयोजित सहकारिता और किसान संगोष्ठी में शामिल हुए हैं। मरवाही के सद्भावना भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा को किसान हितैषी पार्टी बताते हुए केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। विष्णुदेव साय ने कहा कि 2.5 साल वाली बात को खुद स्पीकर चरणदास महंत ने सत्य करार दिया है, जिसके बाद साफ है कि कांग्रेस में राजनीतिक खींचतान का माहौल है। कार्यक्रम में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक रजनीश सिंह सहित बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ और युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हुए। चरणदास महंत जी ने अभी कुछ दिन पहले मीडिया में बोला है कि ये बात सही है और हम लोग 4 मुख्यमंत्री के दावेदार थे और हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे, अभी फाइनल में हैं। और ये बात राहुल गांधी को भी मालूम है। और ये जो 2.5 साल का इनका समझौता है भूपेश बघेल का और TS बाबा का, ये अब बिल्कुल सत्य है। आपस की लड़ाई में लोग उलझे हुए हैं। इनको 2.5 करोड़ जनता की चिंता इनको बिल्कुल नहीं है। मरवाही दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आकस्मिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में खामियों और गंदगी को देखकर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिला बनने के बाद लोगों को सरकार से उम्मीद रहती है और मरवाही बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी यहां आदिवासी वनवासियों के लिए इलाज के लिए भटकना पड़ता है। वहीं उन्होंने पुरानी मरवाही के अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पद रिक्त होने पर नाराजगी जताई। नई बिल्डिंग भी आपके नहीं है, पुराना बिल्डिंग में ही चल रहा है। जिला बन जाने के बाद में जो व्यवस्था, जो एक उम्मीद जो लोगों को रहती है, ये मरवाही बड़ा मुख्यालय है और आसपास के जो ग्रामीण हमारे वनवासी लोग रहते हैं, जिनकी यहाँ पर सुविधा इलाज की हो सके, लेकिन मूलभूत सुविधा के अभाव से भी अस्पताल जूझ रही है। बिलासपुर नगर निगम में दूसरे सामान्य सभा से पहले सियासत गर्मा गई है। निगम सत्ता में काबिज जनप्रतिनिधि ही आमने सामने आ गए हैं। सत्ताधारी दल के एल्डरमैन और पार्षदों ने ही अपने महापौर पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। मामला संगठन से शिकायत तक पहुंच गया है। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष के अंतर्कलह से जोड़ते हुए चुटकी ले रहा है। दरअसल 24 अगस्त को नगर निगम 1 साल बाद सामान्य सभा आयोजित करेगा। इसे लेकर प्रस्ताव तय करने के साथ पार्षदों से सवाल मंगाए जा रहे हैं। सवाल को लेकर सामान्य सभा से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के एल्डरमैन, पार्षद और महापौर आमने सामने आ गए। प्रश्न करने को लेकर नियम का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए एल्डरमैनों और कुछ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्यारह 12 प्रश्न जब निकल गए तो माननीय नेता प्रतिपक्ष और
उप नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इतना पर्याप्त है, बाकी आप लोग निकालते रहें, उसको लिस्टिंग बनाते रहे निकाल के, बस इतनी सी बात थी कल। ऐसी कोई भी बात, अप्रिय वारदात या किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटी है। और जो भी हमारे सम्मानी वहाँ पर उपस्थित थे, हमारे सब छोटे भाई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपमान की भी बात कर रहे हैं अंदर में? नहीं, ऐसा कोई बातें नहीं हुई है ना। सब हमारे छोटे भाई लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब मिलजुल कर काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। समान सभा में सबको मिल के जनता के हित में बात उठानी चाहिए और समान सभा में पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता के बारे में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो विपक्ष के नाते तो हम जनता के बारे में पूछेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो यानी उसका बहिष्कार करेंगे। पिछले दिनों अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक चिकित्सक के द्वारा पीएम रिपोर्ट के बदले पैसे मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दोषी डॉक्टर की संविदा सेवा समाप्त तो कर दी है, मगर पीड़ित महिला को अब तक उसका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि महिला के साथ मिलकर शहर के प्रबुद्ध लोगों ने महिला को पैसे दिलाने का एक अनूठा अभियान छेड़ा है। इसके तहत लोग भीख मांगकर महिला को पैसा वापस करने और सड़क पर उतरे हैं। यही नहीं, लोगों का तो ये भी कहना है कि यदि उनके पास महिला के दिए हुए रुपयों से ज़्यादा पैसे जमा होते हैं तो वो उसे प्रशासन के खाते में दान करेंगे, ताकि इस तरह की घटना से पीड़ित लोगों को जिला प्रशासन न्याय दिलवा सके। और इस धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि ये जो बाध्यता है किसानों को कि रासायनिक खाद के साथ कंपोस्ट खाद लेना अनिवार्य है, इसको ये सरकार हटाए। लेकिन ये अनिवार्यता का जो मौखिक आदेश ये लोग दे रखे हैं, ये सरासर गलत है। आज दुर्ग जिले में शासकीय राशन दुकानों में फर्जी राशन कार्ड से राशन लेने का मामला सामने आया है, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि 178 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से राशन लिया जा रहा था। पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक कर्मचारी फरार है। वहीं अब कलेक्टर ने जांच टीम गठित करके 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। नगर निगम आयुक्त ने कंप्यूटर ऑपरेटर को निलंबित भी कर दिया है। दरअसल भिलाई के एक ही दुकान में 178 राशन कार्ड का अन्य दुकान में ट्रांसफर करने के बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद शासन को करीब 54 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ राशन दुकानों में अतिरिक्त कार्ड और जो राशन सामग्री के वितरण में शिकायत की बात सामने आई थी, उसमें डिप्टी कलेक्टर के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है और उनके द्वारा आने वाले समय में जांच करके रिपोर्ट दी जाएगी। लोरमी में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोरमी के खुड़िया वन परिक्षेत्र में प्लांटेशन के लिए आए सागौन के रूट शूट को मनियारी नदी में बहाने की खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में पहुंची वन विभाग की टीम ने नदी में फेंके रूट शूट को बरामद किया है। पूरे मामले पर वन विभाग के SDO ने माना कि ये गंभीर लापरवाही का मामला है और इसकी जांच शुरू की गई है। खुड़िया रेंज के रेंजर को स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर जांच प्रतिवेदन भी मांगे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। लोरमी इलाके में प्लांटेशन के लिए लाए गए सागौन के रूट शूट को वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने नदी में बहा दिया। मेरी जानकारी में आया है कि लगभग 2 से 3 बोरी रूट शूट, लगभग उसमें से 2 से 3 हज़ार रूट शूट होंगे, वो नदी में पड़ा हुआ मिला है। अभी हमने रेंज अफसर का स्पष्टीकरण जारी किया है और साथ में प्रतिवेदन देने को लिखा है। अगर इस स्पष्टीकरण के साथ प्रतिवेदन तत्काल आ जाएगा, उसके बाद जो दोषी कर्मचारी अधिकारी होंगे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।